गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था आपका एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, हमने एंजाइम काइनेटिक्स स्टार्ट किया था और बेसिकली हमने पढ़ा था अबाउट, एक तो हमने पढ़ा था माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, दैट इज V इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस बाय के एम प्लस एस। ठीक है, एक तो हमने ये इक्वेशन के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, और डिफरेंट जो वेलोसिटी, जैसे हमें 10% वी मैक्स का चाहिए, 20 30, तो उस अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट सबस्टेट्स की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करी थी इन टर्म्स ऑफ के एम। ठीक है, एक तो हमने ये किया था। के एम मैंने आपको बताया था, ये एफिनिटी बताता है एंजाइम की सबस्टेट के लिए, और ये सबस्टेट और एंजाइम कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, फिर हमने कुछ यूनिट्स की बात करी थी कि व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, जिसमें हमने एक्टिविटी यूनिट हो गया, कैटल हो गया, और हमने डिस्कस किया था आपका स्पेसिफिक एक्टिविटी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिविटी यूनिट क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा आपका व्हाट डू यू मीन बाय कैटल एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट यूनिट्स की बात करी थी, यूनिट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था के कैट का कंसेप्ट, विच इज योर टर्नओवर नंबर, और इसका फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था दैट वाज वी मैक्स बाय टी। वी मैक्स था मोल्स ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम बाय मोल्स ऑफ एंजाइम। तो इसकी जो यूनिट आती है वो टाइम इनवर्स वन। ठीक है, इट कुड बी सेकंड इनवर्स वन और मिनट इनवर्स वन। ठीक है, सो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, फिर जो एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था कि जैसे के एम, हम जब हम के एम को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो वैल्यू लोअर हो। ठीक है, मतलब हम, अगर कोई एक एंजाइम है, अगर उसके डिफरेंट सबस्टेट्स हैं, तो जिसके लिए के एम कम होगा उसके लिए एफिनिटी ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन के कैट की वैल्यू हम ज्यादा से ज्यादा देखते हैं, के कैट की वैल्यू हम ज्यादा से ज्यादा देखते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, जहां पर के कैट किसी और सबस्टेट के लिए ज्यादा होता है और के एम किसी और के लिए कम होता है। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको कहा था हम क्या कैलकुलेट करते हैं, के कैट बाय के एम। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिटिक एफिशिएंसी या काइनेटिक एफिशिएंसी। तो अगर जिसकी के कैट बाय के एम वैल्यू ज्यादा आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, एंजाइम जो है वो उस सबस्टेट के ऊपर बेटर एक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी हम, जैसे इस पे बेस्ड मैं आपको एक आधा क्वेश्चन भी कराता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंट वे में आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो के एम हमें कम से कम देखना होता है, के कैट हमें ज्यादा से ज्यादा देखना होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन से मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे आप देखो, ये क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। अब देखो यहां पर क्या दिया है, काइनेटिक पैरामीटर्स फॉर द एंजाइम फ्यूमारेज विथ थ्री डिफरेंट सबस्टेट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, एंजाइम कौन सा है, फ्यूमारेज, और देखो एक ही एंजाइम है, उसके तीन अलग अलग सबस्टेट हैं, फ्लोरोफ्यूमारेट, फ्यूमारेट, क्लोरोफ्यूमारेट। ठीक है, अब आप देखो, जैसे मैंने आपको कहा था, एक तो हम देखते हैं के एम। ठीक है, अगर मैं इन तीन वैल्यूज में से देखूं तो के एम सबसे कम फ्यूमारेट के लिए है। इसका मतलब के एम वैल्यू ये इंडिकेट कर रही है एंजाइम की ज्यादा एफिनिटी फ्यूमारेट के लिए है। लेकिन अगर मैं के कैट को देखूं तो के कैट सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, फ्लोरोफ्यूमारेट का। ठीक है, अब उसने हमें कहा ना, द स्पेसिफिसिटी ऑफ फ्यूमारेज फॉर द सबस्ट्रेट डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि के कैट बाय के एम, उसको कैटालिटिक एफिशिएंसी या स्पेसिफिसिटी बोल सकते हैं, काइनेटिक एफिशिएंसी बोल सकते हैं। तो हमें डिक्रीजिंग, हमें डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, मतलब पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि के एम किसी और के लिए कम है, के कैट किसी और के लिए ज्यादा है, तो वी विल कैलकुलेट के कैट बाय के एम। हम के कैट बाय के एम की रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2700/27, तो ये कितना आ गया आपका, 100। ठीक है, 800/5, ये कितना आएगा आपका, 160। ठीक है, एंड 111/20, ये कितना आ जाएगा आपका, कितना आएगा ये, 55.5। अच्छा, कितना आएगा ये, 5 पॉइंट, जैसे 111/20 है ना, मतलब 11.1/2 निकालना आपने, कितना आएगा ये,
11.1/2। तो सॉरी, उल्टा कर दिया। के कैट कितना गिवन है यहाँ पर? 20। तो के एम बहुत ज्यादा दे रखे इसका मतलब, तो 20/111 कितना आ रहा है ये? पॉइंट, कितना आ रहा है पॉइंट? 20/111 कितना आ रहा है? 0.18। 0.18, ठीक है। वो तो चलो वैसे अगर आप नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो आपको आइडिया हो रहा है कि इसके लिए सबसे कम आएगा। अब इसका मतलब देखो, सबसे ज्यादा के कैट बाय के एम किसके ला रहा है? फ्यूमारेट के लिए। इसका मतलब क्या है? वो फ्यूमारेट पे बेस्ट एक्ट करेगा। फ्यूमारेट के बाद फ्लोरोफ्यूमारेट, और उसके बाद आपका क्लोरोफ्यूमारेट, ठीक है। अब क्या होता है ना, अलग अलग टाइप के सबस्ट्रेट हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। और मतलब जैसे यहाँ पे 3 सबस्ट्रेट दे रखे हैं, मल्टीपल भी दिए हो सकते हैं, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं के कैट को देख रहा हूं तो मेरे को लग रहा है कि एंजाइम जो है वो सबसे बेस्ट फ्लोरोफ्यूमारेट पे एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं के एम को देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि फ्यूमारेट पे कर रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो आपको एक रेशियो निकालनी है, के कैट बाय के एम। और उसके बाद आपने, जिसका के कैट बाय के एम ज्यादा आएगा, इसका मतलब एंजाइम की उस सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिसिटी ज्यादा है, ठीक है। जैसे एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जैसे जो हमने कल डिस्कस किया था। जैसे एक क्वेश्चन सिंपल ये दे रखा है कि एस अगर 20 km है तो वी नॉट बाय वी मैक्स कितना आएगा? ठीक है ना, विद इन द माइकलिस मेंटन फ्रेमवर्क द रेशियो ऑफ वी नॉट बाय वी मैक्स जब एस 20 km है। अब देखो वी नॉट, वी का क्या फॉर्मूला होता है? वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस बाय के एम प्लस एस। के एम प्लस एस, ठीक है। अब जैसे यहां पर आपको एस कितना गिवन है? 20 km। तो वी नॉट को मैं क्या लिखूंगा? वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स, एस को मैंने कितना पुट करना है? 20 km। और नीचे ये कितना आ जाएगा आपका? 21 km। अब के एम से के एम क्या हो गया? कैंसिल आउट, ठीक है। तो वी नॉट बाय वी मैक्स की रेशियो कितनी आई? 20/21। अब हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। वैसे क्या आ रहा है? 20/21 निकालो, क्या वैल्यू आ रही है आपकी? 0.9, एग्जैक्ट 0.95 आ रही है। तो 2 डेसिमल तक, तो इसका आंसर क्या होगा? 0.95, ठीक है। देखो ये तो आपके सामने, मतलब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल क्वेश्चन है कि जस्ट आपको वैल्यूज पुट करने हैं एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में। अब इसमें भी हमें काइनेटिक एफिशिएंसी निकालनी है। जैसे वो एक एंजाइम है जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो करता है, एंड इट कैटलाइजेस द रिएक्शन ए टू बी व्हेन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आर 15 नैनोमोलर एंड 10 माइक्रोमोलर रिस्पेक्टिवली। एंजाइम कितना है? 15 नैनोमोलर, और सबस्ट्रेट कितना आपका? 10 माइक्रोमोलर। द रिएक्शन वेलोसिटी इज 5 माइक्रोमोलर पर सेकेंड। रिएक्शन वेलोसिटी कितनी है आपकी? 5 माइक्रोमोलर पर सेकेंड। हमें के एम गिवन है, तो आप काइनेटिक एफिशिएंसी बताओ। काइनेटिक एफिशिएंसी का मतलब क्या? आपको के कैट बाय के एम बताना है, ठीक है। एंजाइम आपको गिवन है, सबस्ट्रेट गिवन है, और रिएक्शन की वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। तो मतलब यहां से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? के कैट, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा? के कैट। और फिर उसके बाद आप के कैट बाय के एम निकालोगे, ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है कि एंजाइम जो है वो माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो करता है, और एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमें गिवन है, रिएक्शन वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। अब काइनेटिक एफिशिएंसी का मतलब मुझे क्या निकालना है? के कैट बाय के एम, ठीक है। अब के एम तो गिवन ही है, तो मुझे निकालना है क्या? के कैट। मतलब फॉर्मूला फॉर के कैट इज वी मैक्स बाई ई टी, ठीक है। ईटी तो मुझे गिवन है, दैट इज 15 नैनोमोलर, बट वी मैक्स मुझे नहीं गिवन है। तो पहले मुझे वी मैक्स निकालना पड़ेगा। सो वी कितना गिवन है? 5, ठीक है, दैट इज 5 माइक्रोमोलर।
पर सेकेंड. सो V इज इक्वल टू, ठीक है, V इज इक्वल टू V मैक्स S बाय के एम प्लस एस. तो V गिवन है 5, V मैक्स हमने कैलकुलेट करना है. S कितना गिवन है यहाँ पर मुझे, 10 माइक्रोमोलर. ठीक है, वो भी माइक्रोमोलर में ही है, बाय के एम प्लस एस. तो के एम 5 है, एस कितना है 10, तो ये 15 हो गया. तो यहां से वी मैक्स कितना आ गया, 7.5 माइक्रोमोलर सेकंड इनवर्स वन. 7.5 माइक्रोमोलर सेकंड इनवर्स वन, ये आ गया वी मैक्स. ठीक है, अब वी मैक्स यहाँ पे कितना है 7.5. ठीक है, बट ये किस में है, माइक्रोमोलर में. ठीक है, अब क्या है, जो एंजाइम की कंसंट्रेशन है वो नैनोमोलर में गिवन है, तो उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइक्रोमोलर में. ये तो चलो 7.5 ही है, ये तो आपका 7.5 है. अब जो एंजाइम की अमाउंट है वो कितनी है, 15 नैनोमोलर. ठीक है, तो माइक्रोमोलर में कितना बनेगा, 15 इंटू 10⁻³ माइक्रोमोलर. ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा 15 से. अब -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻³. ठीक है, लेकिन ये किस में आंसर है आपका, मतलब ये तो जैसे 7.5/15 इंटू 10⁻³. अब उसने ये आंसर पूछा मोलर इनवर्स वन सेकंड इनवर्स वन. हाँ, अभी हमने के एम से भी डिवाइड करना है ना, तो ये देखिए कितना आ रहा है हमारा, ये के कैट आ रहा है 500. कितना आ रहा है, 500. क्योंकि 1000/2 कितना आ जाएगा, 500. के कैट कितना आ गया हमारा, 500 सेकंड इनवर्स वन. 500 सेकंड इनवर्स वन. ठीक है, बट ये तो के कैट आया, हमें क्या निकालना है, के कैट बाय के एम. सो 500/5, 5 माइक्रोमोलर है ना. अब माइक्रो नीचे तो -6 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +6. तो 500/5 कितना आ गया, 100 इंटू 10⁻⁶ मोलर इनवर्स वन, या मोलर इनवर्स वन सेकंड इनवर्स वन. तो यहां पर आंसर कितना आएगा आपका, 100. सो द राइट आंसर विल बी 100. ठीक है, क्लियर है ये. तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, 100. ठीक है, अब नेक्स्ट बेसिकली हमने क्या पढ़ना है, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स के बारे में स्टडी करना है. ठीक है, कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ आपके प्लॉट्स होते हैं. ठीक है, क्योंकि जो इक्वेशन हमने पढ़ी है उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में बेसिकली पढ़ते हैं. ठीक है, डिफरेंट जो आपके डिफरेंट वे में उसको प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, एक मैंने लिखा है लाइनवियर-बुर्क प्लॉट. ठीक है, एक मैंने लिखा है एडी-हॉफस्टी प्लॉट, एक लिखा है हेन्स-वुल्फ प्लॉट. ठीक है, जैसे जो लाइनवियर-बुर्क प्लॉट होता है वो 1/v वर्सेज 1/s, 1/v वर्सेज 1/s. ठीक है, एक्चुअली जो हम पहले लिखते हैं वो वाई एक्सिस पे होता है, जो हम बाद में लिखते हैं वो एक्स एक्सिस पे होता है. ठीक है, तो 1/v वर्सेज 1/s कौन सा होता है, लाइनवियर-बुर्क प्लॉट. एडी हॉफस्टी प्लॉट होता है v वर्सेज v/s, v वर्सेज v/s. ठीक है, और जो हेन्स वुल्फ प्लॉट होता है वो होता है s/v वर्सेज s. ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है जो मैं पहले लिख रहा हूं वो हमने कौन सा एक्सिस पे लिखना है, आपके y एक्सिस पे, और जो मैं बाद में लिख रहा हूं उसको मैंने कहां पे लिखना है, x एक्सिस पे. तो s/v वर्सेज s. ठीक है, तो ये तीन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइनवियर-बुर्क प्लॉट, एडी हॉफस्टी प्लॉट एंड हेन्स वुल्फ प्लॉट. ठीक है. ठीक है, इससे पहले एक और मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूँ. जैसे जो अभी हमने के एम पढ़ा ना, उसको हम कांस्टेंट की टर्म में भी मतलब डिफाइन करते हैं. ठीक है, जैसे हमने एक पढ़ा था कि जैसे मान लो ये आपका एंजाइम है. ठीक है, और एंजाइम के साथ क्या लगता है आपका, सबस्ट्रेट. एंजाइम प्लस आपने एक सबस्ट्रेट दिया. ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि K+1 होता है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और K-1 होता है आपका
बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, K+1 इज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, K-1 इज फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. सो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. क्या बन जाता है आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. और इसके बाद हमने क्या कहा था कि K+2 होता है किसके लिए, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट. K+2 किसके लिए होता है, इसमें यू विल गेट एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी टर्म्स में भी हम क्या डिफाइन करते हैं, Km. ठीक है, एक्चुअली Km का एक फॉर्मूला होता है, Km इज इक्वल टू K-1 प्लस K+2 डिवाइडेड बाय K+1. K-1 प्लस K+2 बाय K+1. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर आपका जो K+2 है, व्हेन K+2 is much less than K-1, when K+2 is much less than K-1. K+2 is much less than K-1. तो उस टाइम पर आप K+2 को इग्नोर कर सकते हो. ठीक है, तो तब Km कितना आएगा आपका, दैट इज इक्वल टू K-1 बाय K+1. K-1 बाय K+1. और इन कंडीशंस के अंदर हम Km को क्या बोलते हैं, आपका Kd. दैट इज बेसिकली डिसोसिएशन कांस्टेंट. ठीक है, जब K+2 K-1 से बहुत कम होता है तो Km इज Kd. और Kd क्या होता है आपका, डिसोसिएशन कांस्टेंट. Kd इज बेसिकली डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो इन कंडीशंस में हम Kd को क्या बोलते हैं, आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट. क्या बोलते हैं, आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट. ठीक है, जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसमें आपको ना जैसे K-1 की वैल्यू गिवन होगी, K+2 की वैल्यू गिवन होगी, K+1 की वैल्यू होगी, तो वो आपको Km कैलकुलेट करने को बोलते हैं. ठीक है, तो वैसे तो मैं भी जैसे डेरिवेशन होती है, बट आप सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना. ठीक है, ताकि अगर आपको Km की वैल्यू इन कांस्टेंट की टर्म्स, अगर इन कांस्टेंट की टर्म्स में या ये कांस्टेंट की वैल्यूज गिवन होती है, तब भी हम Km की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, क्लियर है ये. तो ये हो गया आपका, जैसे ये कंसेप्ट हमारा. और रेट लिमिटिंग स्टेप मैंने आपको बताया था, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट. ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइनविवर बोर्ग प्लॉट, या जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका डबल रेसिप्रोकल प्लॉट. ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइनविवर बोर्ग प्लॉट, या जिसे आप क्या बोलते हो, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, लाइनविवर बोर्ग प्लॉट, या जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट. लाइन और बोर प्लॉट और डबल रेसिप्रोकल प्लॉट. ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो हमारी जो इक्वेशन है, एक्चुअली क्या है कि जो हमारे पास माइकलिस मेंटन इक्वेशन है, उसी को हम मॉडिफाई करके मतलब डिफरेंट इक्वेशंस लिखते हैं और उनके डिफरेंट ग्राफ होते हैं. जैसे लाइन और बुर प्लॉट मैंने आपको बताया, इसके बीच में होता है 1/b वर्सेस 1/s. ठीक है, 1/b को हमें कहां पे रखना है, y एक्सिस पे, और 1/s को हमने कहां पे रखना है, x एक्सिस पे. तो दिस इज अ ग्राफ बिटवीन 1/v वर्सेस 1/s, 1/v वर्सेस 1/s. ठीक है, अब देखो इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, v इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस बाई के एम प्लस एस, बाई के एम प्लस एस. ठीक है, हमने सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन को रेसिप्रोकेट करना है. क्या करना है आपने, रेसिप्रोकेट दिस इक्वेशन, रेसिप्रोकेट दिस इक्वेशन.
रेसिप्रोकेट दिस इक्वेशन। हमने सिंपली इस इक्वेशन को क्या करना है, आपका रेसिप्रोकेट करना है। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि 1/v इज इक्वल टू km प्लस एस डिवाइडेड बाय v max s। 1/v इज इक्वल टू km प्लस एस डिवाइडेड बाय v max डॉट s। km प्लस एस डिवाइडेड बाय v max डॉट s। ठीक है, फिर इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज 1/v इज इक्वल टू km बाय v max डॉट 1/s प्लस s बाय वी मैक्स डॉट एस। तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपके पास, 1/v max। ठीक है, तो एस से एस क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, 1/v इज इक्वल टू, ठीक है, km बाय वी मैक्स डॉट 1/s प्लस 1/v max। km बाय वी मैक्स डॉट 1/s प्लस 1/v max प्लस 1/v max। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जिसे आप क्या बोलते हो, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो वाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, 1/v। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम क्या रखेंगे आपका 1/s। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, m इसमें होता है आपका स्लोप और c होता है आपका y इंटरसेप्ट। m क्या होता है आपका स्लोप ऑफ द ग्राफ और c आपको क्या बताता है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो लाइन वीवर बुर्क प्लॉट हम किसके बीच में बनाते हैं, 1/v वर्सेस 1/s। ठीक है, अब जैसे अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो 1/v हमने कहां पे रखना है, y एक्सिस पे, और 1/x हमने कहां पे रखना है आपका x एक्सिस पे। ठीक है, तो ग्राफ किसके बीच में बनाना है, 1/v वर्सेस 1/s। ठीक है, तो 1/v को रखना है आपने कहां पर, y एक्सिस पे, और 1/x को हमने कहां, और 1/s को कहां पे रखना है आपका x एक्सिस पे। ठीक है, तो यहां पर मैंने रखा 1/v और यहां पे मैंने रखा 1/s। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा आता है। सो विल गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो वैल्यू होती है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ये वैल्यू होती है -1/km। जो ये वैल्यू होती है, दिस इज -1/km। -1/km। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो y इंटरसेप्ट है वो कितना आता है, 1/v max। और जो स्लोप आता है ग्राफ का, ठीक है, वो क्या आता है आपका km/v max। स्लोप कितना आता है आपका km/v max। स्लोप इज इक्वल टू km/v max। स्लोप इज इक्वल टू km/v max। ठीक है, तो ये 1/v और 1/s के बीच का ग्राफ है। तो इसमें जो आपका जो -1/km आता है, दैट इज जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, एक्चुअली हम वो क्या बोलते हैं कि जब, जैसे आप देखो ना, कोई भी पॉइंट जो आपका किसके ऊपर है, वाई एक्सिस पे, वहां पे 1/s0 होता है। ठीक है, मतलब जब 1/s0 है तो 1/v की वैल्यू कितनी आती है, 1/v max। ठीक है, जब 1/s की वैल्यू क्या आपकी 0 है। ठीक है, किसकी वैल्यू 0 है आपकी, 1/s की। इफ 1/s इज इक्वल टू 0,
तो 1/v किसके इक्वल आता है? 1/v मैक्स। और जब 1/v की वैल्यू 0 है तो 1/s किसके इक्वल आता है? -1/km। 1/s किसके इक्वल आता है? -1/km। ठीक है, जब 1/s 0 है, क्योंकि पूरे के पूरे y एक्सिस पे 1/s 0 होगा, तो 1/v की वैल्यू कितनी आती है? 1/v मैक्स। और 1/v जब 0 है तो 1/s की वैल्यू कितनी होती है? -1/km। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लॉट हम क्या देखेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? एडी हॉफस्टी प्लॉट। क्या बोलते हैं? एडी हॉफस्टी प्लॉट। एडी हॉफस्टी प्लॉट। तो ये मैंने आपको बताया था, ये किसके बीच में होता है? v वर्सेस v बाय एस। ठीक है, एडी हॉफस्टी प्लॉट किसके बीच में होता है आपका? v वर्सेस v बाय एस। v वर्सेस v बाय एस। ठीक है, तो अब हमें इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है कि हम v और v बाय एस के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर सकें। ठीक है, अब देखो इक्वेशन क्या थी आपकी? सेम जो हमने पहले लिखी थी कि 1 बाय, या जैसे v इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस बाय के एम प्लस एस। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन लिखी। इसमें भी आपने इसको रेसिप्रोकेट करना है। ठीक है, बट उसके बाद आपने इसको वी मैक्स से मल्टीप्लाई करना है। रेसिप्रोकेट दिस इक्वेशन एंड देन मल्टीप्लाई विद वी मैक्स। रेसिप्रोकेट दिस इक्वेशन एंड देन मल्टीप्लाई विद वी मैक्स। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगा तो क्या आएगा? 1/v, जैसे हमने पहले किया था कि 1/v इज इक्वल टू के एम बाय वी मैक्स डॉट एस। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू के एम बाय वी मैक्स डॉट 1/s प्लस एस बाय वी मैक्स डॉट एस। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें कि आपने इसको आगे किससे दोबारा किससे मल्टीप्लाई करना है? वी मैक्स से। ठीक है, अब देखो सभी जगह मैं वी मैक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। सो 1/v डॉट वी मैक्स। ठीक है, ये जो है इसको भी वी मैक्स से करूंगा और इसको भी। ठीक है ना, क्योंकि तभी आप उसको इक्वल कर पाओगे ना। ठीक है, तो वी मैक्स से अगर मल्टीप्लाई करना है तो सभी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इधर आप देखो वी मैक्स से वी मैक्स कैंसिल, एस से एस कैंसिल। ठीक है, इधर आपका वी मैक्स से वी मैक्स कैंसिल। ठीक है, तो अब मेरे पास जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई? वी मैक्स बाय वी इज इक्वल टू वी मैक्स बाय वी इज इक्वल टू के एम डॉट 1/s। वी मैक्स बाय वी इज इक्वल टू के एम डॉट 1/s प्लस 1। ठीक है, अब जैसे मैं v को उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? वी मैक्स इज इक्वल टू के एम डॉट वी बाय एस प्लस वी। के एम डॉट वी बाय एस प्लस वी, तो यहां से v क्या आ गया आपका? v इज इक्वल टू, ठीक है, अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो इसको मैं लिखूंगा -km वी बाय एस प्लस वी मैक्स। -km वी बाय एस प्लस वी मैक्स। v इज इक्वल टू -km वी बाय एस प्लस वी मैक्स। ठीक है, अब इसमें हम देखो, अगर आपका देखें तो y एक्सिस पे हम क्या रखेंगे? v। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y एक्सिस पे जैसे हमने क्या रखा? v। और x एक्सिस पे हमने क्या रखा आपका? v बाय एस। ठीक है, y एक्सिस पे हमने क्या रखा? v। और x एक्सिस पे हमने क्या रखा? v बाय एस। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या आ रहा है आपका? जैसे -km। ठीक है, और आपका जो y इंटरसेप्ट वो कितना आएगा? v मैक्स। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि हमें इक्वेशन को उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना कि जिस फॉर्म में हमें ग्राफ बनाना है। और हमेशा याद रखा करो, जो चीज हम पहले लिखते हैं वो y एक्सिस पे होती है, जो बाद में लिखते हैं वो x एक्सिस पे होती है। ठीक है, अब जैसे यहां पर अगर हम ग्राफ बनाएं किसके बीच में? v और v बाय s के बीच में, क्योंकि v मैंने कहां पे रखना है? y एक्सिस पे। और v बाय s कहां पे रखना है आपने? x एक्सिस पे। ठीक है,
सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, जो आपका ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो ये वैल्यू है, दिस इज वी मैक्स। ठीक है, क्योंकि जो वाई इंटरसेप्ट है वो कितना आपका वी मैक्स, और स्लोप यहां पर क्या आपका माइनस के एम। ठीक है, स्लोप यहां पर क्या आपका माइनस के एम, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के एम। ठीक है, तो ये वी मैक्स और स्लोप क्या माइनस के एम। ठीक है, तो जो v और v बाय एस का ग्राफ है, जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो, इससे आपको डायरेक्टली वी मैक्स मिल जाएगा, डायरेक्टली के एम मिल जाएगा, और अगर हमें एंजाइम की कंसंट्रेशन पता है, जो कि ऑलरेडी हम अपने हिसाब से रखते हैं, तो हम टर्नओवर नंबर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वी मैक्स तो आपके पास आ ही गया ना। तो v वर्सेस v बाय एस के ग्राफ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। एक तो हम निकाल सकते हैं वी मैक्स, जो आप देख लो डायरेक्ट आ गया। ठीक है, दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, के एम, और तीसरा हम क्या निकाल सकते हैं, टर्नओवर नंबर। ठीक है, क्योंकि टर्नओवर नंबर के लिए आपको एंजाइम कंसंट्रेशन मान लो पता है, और वी मैक्स आपके पास आ ही गया। ठीक है, तो v और v बाय एस के ग्राफ से मैं वी मैक्स, के एम और टर्नओवर नंबर को कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, अब एक बार इतना क्वेश्चन आया एग्जाम में, वो चलो क्वेश्चन भी मैं आपको आगे कराऊंगा। ठीक है, एक ना कंसेप्ट होता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, किसका कंसेप्ट हमने करना है, डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं और आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे इसका क्या मतलब होता है, जैसे ए ग्राफ हमने किसके बीच में बनाया है, 1/v वर्सेस 1/s। ठीक है, अब देखो, एक मैं आपको कह रहा हूं कि सबस्ट्रेट चेंज करने से वेलोसिटी चेंज होती है, या वेलोसिटी चेंज करने से सबस्ट्रेट चेंज होता है। हाँ, सबस्ट्रेट चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो सबस्ट्रेट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि सबस्ट्रेट के ऊपर वेलोसिटी डिपेंडेंट है, ना कि वेलोसिटी के ऊपर सबस्ट्रेट डिपेंडेंट है। तो अगर मैं 1/v वर्सेस 1/s की बात कर रहा हूं, तो 1/s मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और 1/v मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। 1/s कैसा है मेरा, इट इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और 1/v मेरा कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। 1/v डिपेंडेंट है, 1/s इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है, ना कि सबस्ट्रेट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, ऐसे ही जैसे दूसरा ग्राफ किसके बीच में था, v वर्सेस v बायस। ठीक है, अब देखो क्या ना, इसमें v में भी, इसमें भी वेलोसिटी है, और मतलब जो हमने y एक्सिस पे रखा है उसमें भी वेलोसिटी है, x एक्सिस पे वेलोसिटी है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी, तो यहां पर दोनों वेरिएबल डिपेंडेंट मानेंगे हम। ठीक है ना, क्योंकि दोनों में वेलोसिटी आ गई ना, और वेलोसिटी तो चेंज होती है। तो जो y एक्सिस पे वेरिएबल है वो भी डिपेंडेंट है, और जो x एक्सिस पे वेरिएबल है वो भी डिपेंडेंट है। तो दोनों वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। अगर तो सिर्फ सबस्ट्रेट है तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट अगर उसके अंदर क्या आ गया आपका, वेलोसिटी आ गई, सो दैट विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल। हम्म ये स्ट्रेट की जो यूसेज है, हम्म वो बढ़ेगी या घटेगी? अगर रेट ज्यादा है तो सबस्ट्रेट उतनी जल्दी लाइक कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, अगर रेट कम है तो सबस्ट्रेट उतनी मतलब धीरे से कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, तो वो उसको तो तो। हम एंजाइम की बात नहीं कर रहे ना, इसमें हम तो वेलोसिटी और सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। अभी जैसे हमने कल भी ग्राफ बनाया था, जो जैसे बेसिकली हमने ये जो सिंपल ग्राफ बनाया था किसके बीच में, वी और एस के बीच में। ठीक है, कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी बढ़ रही है, बट एक पॉइंट के बाद तो आप सबस्ट्रेट चेंज करने के बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ रही ना। आप सीधी सी बात समझो ना, कि सबस्ट्रेट के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होती है,
क्योंकि सबस्ट्रेट की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, मैं सबस्ट्रेट को बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि देखो, अगर आप कह रहे हो कि एंजाइम है, वो इतने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन जब आपने उसको सबस्ट्रेट ही कम दिया हुआ है, तो उसका वी मैक्स तो अचीव ही नहीं हुआ। जैसे अगर एक आपके पास मान लो 100 एंजाइम के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, हमने कहा कि चलो हर एक एंजाइम एक एक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा, तो 100 सबस्ट्रेट तो देने पड़ेंगे ना। आपने सबस्ट्रेट ही 10 दे रखे हैं, तो वो कैसे आप वी मैक्स अचीव करोगे या वेलोसिटी कैसे इंक्रीज करोगे? एंजाइम को सबस्ट्रेट दोगे तभी तो वेलोसिटी चेंज होगी ना। हाँ, मतलब बताने की बात है ना, वेलोसिटी विल चेंज। अगर उसको 10 दे रहे हो तो वो 10 ही कन्वर्ट करेगा। इफ यू आर गिविंग एंजाइम 20 सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट चेंज करने से वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। एंजाइम जो है, जैसे हमने कहा था अभी, जैसे हमने बोला टर्नओवर नंबर है, या एक एंजाइम जो है, ठीक है ना, अब वो डिपेंड करता है ना, जैसे टर्नओवर नंबर में वी मैक्स बाई ई टी है। एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है, वो भी तो आपने दिया ना। अब एंजाइम कंसंट्रेशन का मतलब ये थोड़ा था उसमें एक ही एंजाइम है। अगर आप बेसिकली, अब वो डिपेंड करता है ना कि कितना एंजाइम दें कि हम वी मैक्स अचीव कर पाए, मतलब कितना एंजाइम चाहिए, कितना सबस्ट्रेट चाहिए। ठीक है, वो तो बहुत सारे फैक्टर हो गए ना। यहाँ पर तो हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि आप सबस्ट्रेट चेंज करो, वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं। जैसे अगर मॉलिक्यूल्स वाले कॉन्सेप्ट को देखें, हम्म। तो जैसे जिस हमारे पास इस हम्म। केस में लेट अस से कि 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम हम्म। फिक्स्ड है, हम्म। और हम सबस्ट्रेट जो है वो 10 मॉलिक्यूल्स को 20 30 40 हम्म। ऐसे करके 100 तक जा रहे हैं। हम्म। तो जैसे जैसे एंजाइम को और ज्यादा सबस्ट्रेट मिलता जा रहा है, हम्म। टिल इट रीचेस 100 हम्म। मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट, तो वी बढ़ता जाएगा, हम्म। वेलोसिटी बढ़ेगी, और वी मैक्स मतलब कि एंजाइम ऑफ सैचुरेट अब हो। और है ही नहीं आपके पास ना मैक्सिमम। देखो क्या होता है ना, ये तो हम जैसे एक जनरल बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया, एक तो 1/v वर्सेस 1/s, और एक आपका v वर्सेस v/s। ठीक है, अब इसमें हम जैसे आपका, जैसे चलिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, जैसे मान लो ये आपको एक ग्राफ गिवन है 1/v वर्सेस 1/s के बीच में। ठीक है, देर इज ए ग्राफ बिटवीन 1/v वर्सेस 1/s। ठीक है, तो जैसे मान लो ये आपका ग्राफ आया। ठीक है, अब जैसे ये वैल्यू जो है मान लो वो है 0.72, जो 1/v मैक्स है। ठीक है, और स्लोप जैसे आपको गिवन है 1.89। स्लोप क्या गिवन है आपको? 1.89। ठीक है, तो इसमें आपने बेसिकली के एम निकालना है कि के एम की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के एम। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन है। इसमें भी ग्राफ है 1/v वर्सेस 1/s। ठीक है, जैसे एक तो आपको वैल्यू गिवन है, दिस वैल्यू इज गिवन टू यू -2.87 मोल पर लीटर। -2.87 मोल पर लीटर। ठीक है, और ये वैल्यू आपको गिवन है 2.66। कितनी गिवन है? 2.66। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट के एम बाय वी मैक्स। कैलकुलेट के एम बाय वी मैक्स। क्या कैलकुलेट करना है हमें? के एम बाय वी मैक्स। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन और एक ये है। करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं जो बेसिकली आपको फर्स्ट वाला गिवन है, इसमें हमें क्या निकालना है? आपका के एम। ठीक है, अब देखो स्लोप क्या होता है। एज वी नो कि इस ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज के एम बाय वी मैक्स। ठीक है, स्लोप क्या होता है आपका? के एम बाय वी मैक्स। स्लोप इज इक्वल टू के एम बाय वी मैक्स। अब स्लोप कितना गिवन है यहाँ पर आपको? 1.89।
ठीक है, कितना गिवन है 1.89, ठीक है। और ये वैल्यू जो है ये 1/V max है, ठीक है। मतलब 1/V max मुझे कितना गिवन है 0.72, 1/V max कितना गिवन है आपको 0.72, 0.72, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको जो स्लोप है आपके पास 1.89, ठीक है। स्लोप कितना आपका 1.89, ठीक है। के एम हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये मुझे 1/V max गिवन है, तो मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा के एम इंटू 0.72, ठीक है। तो यहां से के एम कितना आ जाएगा आपका 1.89 डिवाइडेड बाय 0.72, विच इज इक्वल टू 2.625। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ के एम, क्योंकि ये अब दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/V max, तो मेरे को इसको मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या है आपका, हमें के एम बाई वी मैक्स निकालना है। अब देखो 1/V max कितना है 2.66, ये 1/V max है, ठीक है। और -1/Km कितना है -2.87, -1/Km कितना है -2.87, ठीक है। तो माइनस से माइनस तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो के एम किसके इक्वल आ गया 1/2.87, के एम कितना आ गया 1/2.87, ठीक है। तो यहां पर अगर हमें के एम बाई वी मैक्स निकालना है, ठीक है, तो के एम कितना है 1/2.87, ठीक है। तो ये आपका, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब नीचे हमने क्या लिखना है वी मैक्स, या जैसे हम के एम डॉट 1/V max लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/V max की वैल्यू कितनी है 2.66, तो कितना आंसर आ जाएगा ये 0.9, मतलब 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 928, या जो भी आप इसको 0.93 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब हम बात करेंगे एक जो मैंने आपको बताया था हेन्स वुल्फ प्लॉट की, किसकी बात करेंगे हेन्स वुल्फ, ठीक है। इसमें चलो मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूं, और आपको बस इसमें ग्राफ ही याद रखना है, क्योंकि वो ग्राफ किसके बीच में था S/V वर्सेस एस, S/V वर्सेस एस के बीच में जो ग्राफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं आपका हेन्स वुल्फ प्लॉट, S/V वर्सेस एस, ठीक है। तो इनके बीच में जो प्लॉट होता है उसे हम क्या बोलते हैं आपका हेन्स वुल्फ प्लॉट, S/V वर्सेस एस, इसे हम क्या बोलते हैं आपका हेन्स वुल्फ प्लॉट, हेन्स वुल्फ प्लॉट। ये किसके बीच का ग्राफ होता है आपका S/V वर्सेस एस के बीच का, ठीक है। अब देखो इसमें एक्चुअली जो इक्वेशन है, देखो यहां पर, चलो मैं उसमें नहीं जा रहा कि हमने कैसे उसको, मतलब वही है कि उसी इक्वेशन को रीअरेंज करना है, बट जैसे इसमें फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूं, सो S/V इज इक्वल टू, S/V इज इक्वल टू 1/Vmax डॉट एस प्लस Km/Vmax प्लस Km/Vmax, 1/Vmax डॉट एस प्लस Km/Vmax, ठीक है। मतलब ये y एक्सिस पे क्या आ गया S/V, और x एक्सिस पे क्या आ गया आपका s, ठीक है। अब इसमें देखो ना, इसमें y एक्सिस पे जो वेरिएबल होगा वो कैसा होगा डिपेंडेंट, क्योंकि इसमें v आ गया, लेकिन x एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो यहां पर क्या होगा आपका इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसमें सिर्फ सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो अगर ये वाला ग्राफ है तो y एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और x एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल आपका दैट इज योर, तो इस पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है।
तो वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट है, एक्स एक्सिस पे कौन सा आपका इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब इसमें जैसे ग्राफ जो आता है, ठीक है, जैसे हमने लाइन वर्बुर्ग प्लॉट बनाया था, सो वैसे से ही ग्राफ आता है इसके अंदर आपका। ठीक है, जैसा हमने लाइन वर्बुर्ग प्लॉट बनाया था। ठीक है, किसके बीच में होता है ये आपका 1/v वर्सेस 1/s, सॉरी, s/v वर्सेस s, s/v वर्सेस s। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ हमारे पास आएगा वो कैसा आएगा आपका। ठीक है, वैसे ही प्लॉट, वैसे ही ग्राफ आता है जैसे हमारा लाइन वर्बुर्ग प्लॉट था। बट इसमें क्या है, इसमें जो आपका स्लोप है वो 1/v मैक्स होगा। आपका स्लोप क्या होगा यहाँ पर, 1/v मैक्स। स्लोप विल बी इक्वल टू 1/v मैक्स। और जो y इंटरसेप्ट आएगा, ठीक है, क्या आएगा आपका जो y इंटरसेप्ट, दैट विल बी योर km/v मैक्स। km/v मैक्स, y इंटरसेप्ट यहां पर क्या आएगा आपका km/v मैक्स। मतलब दिस इज हाउ इट इज अपोजिट फ्रॉम योर, किससे अपोजिट आपका ये डबल रेसिप्रोकल प्लॉट से। ठीक है, हेन्स वुल्फ प्लॉट। ठीक है, तो मेन वही होता है कि आपको जैसे यही याद रखना कि कौन सा प्लॉट हम किसके बीच में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 1/v वर्सेस 1/s के बीच में कौन सा था आपका, दैट वाज योर लाइन वेयर बोर प्लॉट, या जिसे हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट बोलते हैं। v और v/s के बीच में कौन सा था आपका एडी हॉफ्स्टी प्लॉट। और जो s/v और s के बीच में कौन सा आपका हेन्स वुल्फ प्लॉट। ठीक है, ठीक है, इसमें जैसे अब ये इनहिबिशंस हैं, चलो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वैसे। देखो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इनहिबिशन होते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है कॉम्पिटिटिव, एक होता है अनकॉम्पिटिटिव, एक होता है मिक्स्ड। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है, इसमें जो इनहिबिटर है वो सेम एक्टिव साइट के लिए compete करता है जहां पे सबस्ट्रेट लगता है। ठीक है ना, जैसे आप देखो अगर यहाँ पे आपका या तो सबस्ट्रेट लगेगा या इनहिबिटर लगेगा। अगर सबस्ट्रेट लगा तो ES कॉम्प्लेक्स बनेगा और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इनहिबिटर लग गया तो EI कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कॉम्पिटिटिव। इसमें क्या होगा ना, देखो इनहिबिटर एक्टिव साइट पे तभी लगेगा अगर वो सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबल कर रहा है। ठीक है ना, अगर उसमें रिजेंबलेंस है तभी इनहिबिटर कहां पे लगेगा आपका एक्टिव साइट पे। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबल करता है। ठीक है, एक होता है अनकॉम्पिटिटिव। अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि जो आपका इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के लगने के बाद लगता है, और वो लगता है कहां पर है, किसी और साइट के ऊपर, जिसे बोलते हैं हम एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर आके आपका सबस्ट्रेट लग गया। ठीक है, तो सबस्ट्रेट लगने के बाद इनहिबिटर लगता है। ठीक है, ये होता है अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि सबस्ट्रेट के अटैचमेंट के बाद जो भी या तो एंजाइम की कॉन्फॉर्मेशन में चेंज आता है, क्योंकि इसमें इनहिबिटर पहले नहीं लगेगा। ठीक है, ये अनकॉम्पिटिटिव होता है कि जिसमें इनहिबिटर की बाइंडिंग सबस्ट्रेट के लगने के बाद ही होगी। ठीक है, और ऑब्वियसली क्योंकि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की बाइंडिंग साइट अलग है, तो बट वही है ना कि आफ्टर बाइंडिंग विद सबस्ट्रेट देयर मे बी सम चेंज इन द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, जिस वजह से उसके साथ इनहिबिटर लग पा रहा है। फिर एक होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होता है कि जो इनहिबिटर है या तो वो पहले भी लग सकता है और वो सबस्ट्रेट के लगने के बाद भी लग सकता है। भले इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, लगता वो एलोस्टेरिक साइट पे ही है, विच इज ए साइट डिफरेंट फ्रॉम योर एक्टिव साइट। ठीक है, इसमें आप देखो ना, अगर तो ES बना तो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, इसमें इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट के लगने से पहले भी लग सकता है और सबस्ट्रेट के लगने के बाद भी लग सकता है। ठीक है ना, जैसे यहां पे देखो एंजाइम या तो EI बन गया या सबस्ट्रेट लगने के बाद आई लगा, तो ये होता है मिक्स्ड इनहिबिशन। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली जो आपकी जो काइनेटिक्स है, मतलब जो हम वी मैक्स और KM पढ़ेंगे मेनली, कि ये जो डिफरेंट इनहिबिटर्स हैं इस इनकी वजह से KM और वी मैक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है
कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है तो केएम पे क्या इफेक्ट होगा, वी मैक्स पे क्या इफेक्ट होगा, अगर अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन है तब क्या इफेक्ट होगा, और आपका मिक्स्ड इनिबिशन है तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ना जो भी एंजाइम का केएम और वी मैक्स है वो इनिबिटर की वजह से इफेक्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि इनिबिटर जो है, ऑब्वियसली इनिबिटर है तो वो एंजाइम का जो नॉर्मल एक्शन है उसको, उसमें कुछ ना कुछ इनिबिशन कर रहा है। ठीक है तो ये हम डिफरेंट टाइप के इनिबिशंस होते हैं। फिर ये जो इनिबिशंस होते हैं, जो हमने जैसे अभी लाइनवेयर प्लॉट बनाया, तो उस प्लॉट की वे में हम उसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे इस बार अभी गेट में क्वेश्चन आया था तो उसने इनिबिटर का जो इफेक्ट है उसको एडी हॉस्टी प्लॉट की फॉर्म में भी दिखा रखा था। जैसे अभी हमने नॉर्मल प्लॉट बनाया ना, ये तो नॉर्मल एडी हॉस्टी प्लॉट है। ठीक है, अब वो अलग अलग टाइप के इनिबिशंस होंगे तो इस पर्टिकुलर प्लॉट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मतलब वो आपसे इनहिबिटर का इफेक्ट जो पूछते हैं, दे कैन गिव यू ग्राफ। ठीक है, कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अनकॉम्पिटिटिव को कर रहा है, या मिक्स्ड इनिबिशन को कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इनिबिशंस के बारे में फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप इसको ट्राई करना, ये मतलब ये स्पेसिफिक एक्टिविटी पे बेस्ड है जो कि हमने डिस्कस किया था, ये भी इस बार गेट के एग्जाम में आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करके आना। ठीक है, फिर इसको हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, और जो डिफरेंट इनिबिटर्स हैं। ठीक है ना, देखो ये सारे ना टॉपिक्स हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन, अब वो आपसे या तो सिंपल माइकलिस मेंटन इक्वेशन पे बेस पूछता है, थ्योरेटिकल में जैसे केएम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है सबस्ट्रेट का एंजाइम कंसंट्रेशन का, जो कि हमने कहा कि केएम इज इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, जैसे आपका जो एक्टिविटी यूनिट्स होगी, ठीक है, डिफरेंट जो यूनिट्स हैं एंजाइम एक्टिविटी की, एक क्वेश्चन फिर टर्नओवर नंबर के ऊपर बनता है, एक क्वेश्चन फिर के कैट बाय के एम के ऊपर बनता है, एक क्वेश्चन जो है फिर ये जो हमने प्लॉट्स डिस्कस करे, जैसे मैंने आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट बताया, ये आपको पता होना चाहिए ग्राफ हम किसके बीच में बना रहे हैं। फिर एक टॉपिक इनहिबिटर्स वाला बनता है, ठीक, वो आपसे पूछेंगे कि वो ऑब्वियसली आपको ग्राफ भी देते हैं कई बार क्वेश्चन में, और फिर उसमें पूछते हैं कि आपका के एम या कुछ भी आपसे जो भी है वो हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया होगा। ठीक है, फिर एक आधा क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है ना, एक इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। ठीक है, तो वो वैसे भी जनरल इक्वेशन होती है कि चेंज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, वो कई बार एंजाइम के कॉन्टेक्स्ट में या कोई रिसेप्टर और लिगेंड के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, एक क्वेश्चन वो आता है आपका। ठीक है, तो जो इनहिबिटर्स का इफेक्ट है फिर उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।